Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So this is the third part of this chapter. For the first and second part, watch video whose link is available in the description box. In this part, I cover NCERT question answers and map skills of this chapter. अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. So let's have a look. So first objective type question is, which one of the following is the main reason for male migration in India? So male migration का हमें पता है सबसे main reason होता है work and employment. So answer is C. Second is, which one of the following states receives maximum number of immigrants? यानी कि सबसे ज़्यादा जो migrant pupils हैं उनको कौन सी state receive करती है? So that is Maharashtra. C. Which one of the following streams is dominated by male migrants in India? यानी कि कौन सा स्ट्रीम है इंटरनल माइग्रेशन का जिसमें मेल माइग्रेशन ज़्यादा है? तो वो है हमारा रूरल से अर्बन एरियाज़ का. अगेन सी ऑप्शन. And fourth is, which one of the following urban agglomeration has the highest share of in migrant population? यानी कि वो कौन सा अर्बन एग्लोमरेशन है, वो कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स या माइग्रेंट वर्कर्स गए हैं? सो हमने पढ़ा है स्पेशल वेरिएशंस में, दैट इज़ मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन. सो आंसर इज़ ए. नेक्स्ट अब हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स डायरेक्ट नोट्स में अवेलेबल हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाय लास्ट रेसिडेंस. तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग सेंसस एंड माइग्रेशन की थर्ड हेडिंग थी, दैट इज़ एन्यूमरेशन ऑफ माइग्रेशन, उसको कंप्लीट इस आंसर में हम लिखेंगे. दैट इज़ प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस के बेसिस पर माइग्रेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है. सो उसी टॉपिक के अंदर ये दोनों हेडिंग्स इन्वॉल्व हैं. सो वहाँ से हमारा इसका आंसर होता है. सेकंड, आइडेंटिफाई द मेन रीज़न फॉर मेल फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशंस. तो अब यहाँ पर मेल और फीमेल माइग्रेशन के रीजंस पूछे गए हैं. ये भी डायरेक्टली नोट्स में है. मेल के लिए वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट 48% है. देन मैरिज इज़ ओनली 2%, 3% आई थिंक. एंड देन फीमेल के लिए मैरिज 65 है एंड वर्क एम्प्लॉयमेंट 3% है. तो ये भी डायरेक्ट नोट्स में से है. थर्ड इज, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. तो इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है. ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछता है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि एक प्लेस ऑफ ओरिजिन के यानी कि बर्थ प्लेस के या डेस्टिनेशन भी यहाँ एक न्यू वर्ड यूज़ कर दिया, दैट इज़ एन्यूमरेशन प्लेस, और यू कैन से लास्ट रेसिडेंस का प्लेस भी ये हो सकता है. तो वहाँ के एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. तो डेमोग्राफी पर माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये हमें इसमें बताने हैं. सिर्फ निगेटिव ही कॉन्सिक्वेंस हैं तो वही इसका आंसर होगा. नेक्स्ट हमें इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी शो किए गए हैं. फर्स्ट इज, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन के क्या परिणाम हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी किए हैं चैप्टर में, वो इंटरनल माइग्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं और इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट हम या तो किसी एक ही कॉन्सिक्वेंस को डिस्क्राइब करेंगे या जैसा आपको ठीक लगे. 4 कॉन्सिक्वेंसेस चैप्टर में शो किए गए हैं, यू कैन डिटेल्ड दैम. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर दी सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन. तो यहाँ डायरेक्टली सोशल और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस पूछे गए हैं. डायरेक्टली नोट्स में से हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं. सो कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें क्रिएट करने की नीड नहीं है इफ़ हमने नोट्स को, चैप्टर को अच्छे से रीड किया है. सो एवरी क्वेश्चन का आंसर हमें नोट्स से डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन एज सच नहीं है, लेकिन 1 और 2 ब्लॉक हमें दिए गए हैं या फिर डू यू नो करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी हमें करने होंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ रेमिटेंसेस. सो ये मैंने बता दिया, जो अमाउंट ऑफ मनी माइग्रेंट अपने होम कंट्री को सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं. और ये मेनली रिपेमेंट ऑफ टैक्स, ट्रीटमेंट, मैरिज, इन सब के लिए रेमिटेंस यूज़ किया जाता है.
सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन टॉपिक से जस्ट अबव हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका कंटेंट ही इसको इम्पॉर्टेंट बनाता है. वाई इज़ द फीमेल मैरिज माइग्रेशन लॉ इन मेघालय डिफरेंट. तो मेघालय एक ऐसी स्टेट है, आई थिंक इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर फीमेल मैरिज के बाद अपने पेरेंटल हाउस को लीव नहीं करती हैं. एंड जो वहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टी पास होती है, वो वहाँ मेल्स में नहीं बल्कि फीमेल्स में पास होती है. तो जो फीमेल माइग्रेशन मैरिज का लॉ है, कानून जो है, वो मेघालय में डिफरेंट क्यों है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा इन मेघालय मैन मूव इन टू द वुमेन्स हाउस व्हेन दे गेट मैरिड. यानी कि जब शादी हो जाती है तो मेल जो होता है वो विमेन के घर माइग्रेट करता है, नॉट फीमेल्स माइग्रेट करती हैं मैन के घर. एज मैंस वर मोस्टली ट्रेडर्स एंड वॉरियर्स हु हैड गॉन फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम एंड विमेन स्टेड एट होम, हेंस प्रॉपर्टी पास्ड डाउन टू फीमेल्स फ्रॉम मदर टू डॉटर. बिकॉज पास्ट टाइम से ही मेघालय के जो ज़्यादातर मेल पर्सनस हैं वो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वॉरियर्स यानी कि सेना में या युद्ध में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो यानी कि घर पर नहीं रहते हैं, वो मूवमेंट करते ही रहते हैं. इसीलिए वो फीमेल के घर माइग्रेशन करते हैं. और जो विमेन है वो क्योंकि घर पर ही रहती है, तो जब प्रॉपर्टी पास होती है वो फीमेल से फीमेल में यानी कि मदर से डॉटर में पास होती है, फादर से सन की बजाय. सो इसलिए मेघालय स्टेट में फीमेल माइग्रेशन लॉ जो है ये डिफरेंट है. अब हमारे चैप्टर के सेकंड पेज पर एक बॉक्स दिया गया है जिसका हेडिंग है इंडियन डियस्पोरा. इंडियन डियस्पोरा का मीन्स है बाहर से जो लोग इंडिया में आकर बसे हैं या इंडिया से बाहर जो लोग गए हैं माइग्रेट करके, तो उसका जो एक डेटा है. बिकॉज़ एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर से लोग आए थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इंडिया से बाहर जाकर बसे हैं. तो 3 वेव्स एक तरीके से जैसे एक समुद्र में लहर आती है, वेव आती है, तो वो बहुत ह्यूज होती है. ठीक इसी तरह से एक ह्यूज अमाउंट में इंडिया से लोगों को बाहर ले जाया गया था. बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडियन पॉपुलेशन को बाहर सेटल किया गया था. तो वो 3 टाइम हुआ है, 3 बार हुआ है. सो उन्हीं 3 वेव्स को यहाँ पर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है. वो जो बॉक्स है वो क्वेश्चन के रूप में मैंने चेंज किया है. सो इफ़ उस बॉक्स से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यही होगा कि आप कोई सी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव या थर्ड वेव एक्सप्लेन करें. या 5 मार्क्स में तीनों की तीनों वेव्स पूछी जा सकती हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. तो जो हमारी फर्स्ट वेव थी, यानी कि जब पहली बार इंडिया से सबसे ज़्यादा अमाउंट में लोगों को बाहर ले जाया गया था, वो क्या था. सो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड मिलियंस ऑफ द इंडेंट्योर्ड लेबरर्स वर सेंट टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार. जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल पीरियड था, उस टाइम पर इंडेंट्योर्ड लेबरर्स वो लेबरर्स होते हैं जिनको एक एग्रीमेंट के तहत एक एग्रीमेंट उनसे साइन करवाकर उनको दूसरे देश में कुछ सालों के लिए 5 से 6 मिनिमम ईयर्स के लिए ले जाया जाता है कि वो दूसरे देश में जाकर प्लांटेशन वर्क करेंगे या जो भी काम करेंगे. तो एक एग्रीमेंट के तहत उन्हें ले जाया जाता है. उन्हीं लेबरर्स को हम इंडेंट्योर्ड लेबरर्स कहेंगे. 10th क्लास में नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक को. सो मिलियंस यानी कि लाखों लेबरर्स को उत्तर प्रदेश और बिहार से दूसरे देशों में ले जाया गया था. All such migrations were covered under the time-bound contract known as गिरमिट एक्ट, इंडियन इमिग्रेशन एक्ट. सो जितना भी ये लाखों लोगों को बाहर ले जाया गया था, एज आई टोल्ड यू, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे अब इंडियन इमाइग्रेशन एक्ट कहते हैं. इमाइग्रेशन क्योंकि इंडिया से ज़्यादा लोग बाहर गए हैं, बाहर से कोई नहीं आया. देयर लिविंग कंडीशंस वर नॉट बेटर दैन स्लेव्स. और उस टाइम पर क्योंकि स्लेव ट्रेड भी बहुत ज़्यादा चलती थी, यानी कि इंसानों को
बेच दिया जाता था दूसरे कंट्रीज़ को और वहाँ पर उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाता था। जैसे अफ्रीका से ज़्यादा लोगों को ले जाकर अमेरिका में स्लेव्स बनाया गया था और उस प्रोसेस को स्लेव ट्रेड कहकर पूरी दुनिया में जाना गया। तो स्लेव्स से भी ज़्यादा बेकार कंडीशन इन लेबरर्स की, इंडियन लोगों की दूसरे देशों में जाकर कर दी गई थी। सो ये हमारी फर्स्ट वेव है इंडियन डियस्पोरा की। सेकेंड वेव थी हमारी इट वेंचर्ड आउट इनटू नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि खुद लोग दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाकर सेटल्ड हुए थे। प्रोफेशनल्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स मूव्ड टू थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। ये कंट्रीज़ नेम याद रखिएगा कि किस वेव में किस कंट्री में ज़्यादा लोग गए थे और क्यों गए थे। सो सेकेंड वेव जो थी इसमें बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं वो फैक्ट्री वर्कर्स भी थे, उसमें ट्रेडर्स, आर्टिसंस, हर तरह के लोग थे जो कि मेनली जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर ज़्यादा गए थे। 1970s में देयर वॉज अ स्टडी आउटफ्लो ऑफ इंडिया सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर इन वेस्ट एशिया। और 1970 के दशक में इन 10 सालों में भारत से सबसे ज़्यादा जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स थे जो कि इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी की यू कैन से बून होती हैं, वो वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेट कर गए थे। थर्ड वेव आती है हमारी इट वॉज कंप्राइज्ड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मीडिया पर्सन्स एंड अदर्स माइग्रेटेड टू कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड एट्सेट्रा। सो इन देशों में बाकी जो देश बचे, अब यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों ने इंडिया से माइग्रेशन किया था। After liberalization in the 90s, education and knowledge-based Indian immigration has made Indian diaspora one of the most powerful diaspora in the world. And 1990s में liberalization जब हमारे कंट्री में हो चुका था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आ गए थे, उसके बाद जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर था, नॉलेज बेस्ड पर्सनस जितने भी थे वो सब बाहर इंडिया से चले गए थे लिबरलाइजेशन की वजह से। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया से लोग दूसरे देशों में जाकर बसे थे और इसी वजह से जो भारत से दूसरे देशों में जाकर बसने की प्रक्रिया, इंडियन डियस्पोरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा डियस्पोरा थी। डियस्पोरा का मीन्स होता है कि दूसरे देशों में जाकर बसना। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द मैप स्किल्स। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है आपके लिए, जो 2020 एंड 21 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस चैप्टर से जो मैप स्किल्स है उसको डिलीट कर दिया गया है। बट अभी 2019 एंड 20 का जो ज्योग्राफी एग्ज़ाम है वो अभी भी कंडक्ट नहीं कराया गया है। सो उनके सिलेबस में मैप स्किल्स माइग्रेशन चैप्टर से इंक्लूडेड है, बट फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन दैट इज़ 2020 एंड 21 मैप स्किल्स डिलीट हो चुकी है। सो जो 2020 एंड 21 में एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स वो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, बट दिस ईयर स्टूडेंट्स कंटिन्यू दिस वीडियो प्लीज़। सो इस चैप्टर की मैप स्किल्स में भी एक ही पॉइंट है, उसको मैंने 2 पॉइंट्स में स्प्लिट किया हुआ है, दैट इज़ locate and label one out migrating state and one in migrating state. So let's have a look. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आउट माइग्रेटिंग, यानी कि जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है 2.6 मिलियन पीपल्स ने माइग्रेशन किया है उत्तर प्रदेश से, तो आउट माइग्रेटिंग स्टेट हमारी उत्तर प्रदेश है। एंड इन माइग्रेटिंग स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके गए हैं वो है महाराष्ट्र, जहाँ पर 2.3 मिलियन पीपल्स ने माइग्रेशन किया है। अगेन आई एम टेलिंग, जितना जल्दी हो सकता है इंडियन पॉलिटिकल मैप के साथ फैमिलियर हो जाइए, बिकॉज़ ये 5 मार्क्स एक ऐसे नंबर हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो हमें फ्री में मिल सकते हैं इफ़ हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको जानते हैं, सारे स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो प्लीज़ फॉलो दिस। सो हमारा माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस चैप्टर 2 ऑफ इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक कंप्लीट हो जाता है। आप बेल आइकन हिट कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स।